राइट तो देखो यार, सबसे पहले तो अपने लास्ट टाइम वर्क एनर्जी के जो अपने बेसिक्स हैं उनको एक बार रिकॉल किया था। तो आई थिंक लास्ट टाइम एब्सेंट थे, लेक्चर कवर कर लिया, कंप्लीट है तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी 3 लेक्चर्स थे उसमें। ठीक है, राइट तो मेनली वर्क एनर्जी का अपना जो इनिशियल पोर्शन है जिसको हमें इस टॉपिक में यूज करना है, तो आज मेनली उसी का एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा। तो ये सारे पोर्शंस अपन ने रिकॉल किए थे, एक बार फटाफट से अपन ब्रीफिंग देते हैं इसका। तो वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स दिस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अच्छा यार, अगर फोर्स जो है वो x में भी वेरी कर रहा है, y में भी वेरी कर रहा है और z में भी कर रहा है, पार्शियल व्हाट इट इज एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। ध्यान आ गया क्या है ना, 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 4z क्यूब के कैप, ऐसा फोर्स है। तो x का अलग इंटीग्रेशन करते हो, y का अलग करते हो, z का अलग करते हो। तो वेरिएबल फोर्स में अपन इंटीग्रेशन के थ्रू चल रहे थे। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, दैट द नेट वर्क डन द W नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल वर्क हुआ है ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, स्प्रिंग, कोई भी फोर्सेस हो, उन सबका वर्क अगर अपन ऐड कर ले तो दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W नेट इक्वल्स टू डेल्टा के, भूला मत करो बार बार ये। और डेल्टा के को फिर अपन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी वाले मैटर पे आए थे। उससे पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिस्कस हुआ। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, जिनका वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऑल द कांस्टेंट फोर्सेस, ये सब कंजर्वेटिव है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन इट्स मेंट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो पा रहा है। राइट, ग्रेविटेशनल को अपन कंजर्वेटिव बोल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, दैट mgh वगैरह का स्टोरी। ऐसे स्प्रिंग को अपन कंजर्वेटिव बोल रहे हैं तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक बार ही अपन ने रिकॉल किया था। फिर एक रिजल्ट था दैट डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कैसे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, so that delta u is equals to minus wc। ध्यान है ना। सो डेल्टा यू इज माइनस WC। जो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको ऐसे रिलेट किया था कि अगर एक ब्लॉक को ग्राउंड से उठाकर यहां लेके आ रहा हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस mgh, बिकॉज ग्रेविटी के अगेंस्ट लाए हो। और डेल्टा यू कितना है, तो प्लस mgh है, दैट्स नेगेटिव ऑफ दैट माइनस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। राइट, तो डेल्टा यू इन जनरल इट्स माइनस ऑफ WC, वो एक पॉइंट अपना हुआ था। फिर एक एक्सप्रेशन था वर्क को लेकर, दैट W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अच्छा, ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ये मिलाकर क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी का चेंज है। तो अपन ने रिकॉल किया था कि यार एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक नॉर्मल का वर्क डन हो गया, टेंशन का वर्क हो गया, हमारे फोर्स का वर्क हो गया, या तो ये सारे फोर्सेस का वर्क या फिर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, इन सब का वर्क रिस्पॉन्सिबल होता है टू चेंज द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज करने में आपका एक ग्रेविटी, स्प्रिंग, इसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपने रस्सी से पकड़ के ब्लॉक को खींच दिया, आपने फ्रिक्शन वगैरह लगवा दी, या आप कोई फोर्स लगा रहे हो, देन आपके सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी इट माइट चेंज। सो W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों वर्क जीरो हो जाएं तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो, वी कॉल दैट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसका सबसे ज्यादा यूज है अभी अपना आज के लेक्चर में। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क। अगर आपकी कहानी में फ्रिक्शन वगैरह, एयर ड्रैग कोई भी वर्क नहीं कर रही है, आपका नॉर्मल फोर्स का कोई वर्क नहीं हो रहा है, टेंशन का कोई वर्क नहीं हो रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, इन दैट केस आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब आप डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो करोगे। ये ध्यान आ गया। फिर एक सिचुएशन जो डिस्कस हुई थी लास्ट में कि अगर ये जो 4 टर्म्स थे, W एक्सटर्नल, W नॉन कंजर्वेटिव, डेल्टा यू, डेल्टा के, अगर कोई सिचुएशन है जिसमें नॉन कंजर्वेटिव कोई भी नहीं है और लेट्स से डेल्टा के भी जीरो रखा है, मतलब सिस्टम रेस्ट से ही शुरू हुआ था और रेस्ट पे एंड कर रहा है, तो क्या बचा, वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा यू।
तो जो भी आप एक्सटर्नली वर्क कर रहे होंगे वो सारा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, क्योंकि काइनेटिक तो चेंज हो नहीं रहा। अल्टीमेटली वो वर्क जाता तो दोनों के चेंज में है। कौन दोनों? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। बट अगर काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई नहीं करनी चेंज, तो जो भी आप वर्क कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज में चला जाएगा। तो ये अपने वर्क के बेसिक्स रिकॉल किए थे। अब इनके बेसिस पे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर लिया था। तो दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर दूरी पे रखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इट्स K Q1 Q2 बाय R, है ना, K Q1 Q2 बाय R। इट्स ऑफ कोर्स अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्क के दम पे डिराइव हुआ है। यूनिट क्या होगा इसका? जूल ही आएगा। ऑफ कोर्स कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो जूल में मेजर होगा। अच्छा, ये K Q1 Q2 बाय R जो अपन लिख रहे हैं, ये इसका साइन का क्या रहेगा? चार्जेस के साइन पे डिपेंड करेगा। सो इफ वी हैव अ पेयर ऑफ लाइक चार्जेस तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, अनलाइक चार्जेस हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अपन ने जिक्र किया था कि इसमें नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो उसकी वैल्यू का हिस्सा है ना। इसको ऐसे नहीं इंटरप्रेट करना है कि सिर्फ वैल्यू अलग और साइन देख के कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी। तो -10 जूल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस उसकी वैल्यू का ही पार्ट है, उसके इंटरप्रिटेशन, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसा एक एग्जाम्पल डिस्कस हुआ था कि अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपन ने r डिस्टेंस पे रखा तो इनका पोटेंशियल एनर्जी साइन नेगेटिव आएगा। अब अपन ने इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा, जैसे अभी अपन K Q1 Q2 बाय R है, R को अगर बढ़ा दिया तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो कम हो जाएगा। इट्स लाइक -10 से वो -7 हो गया, बट वैल्यू वाइज अपन कहेंगे कि वो बढ़ रहा है। ये कनेक्ट हो गया। इसको अपन ने रिलेट किया था अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि अपने फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है और सेकंड में -3.4 है, और अपन -3.4 को ही हायर एनर्जी स्टेट कह रहे हैं ना, उसको अपन हायर एनर्जी स्टेट कह रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं कि एनर्जी ऐड करके भेजना पड़ता है। तो वो एक कंपैरिजन मन में रहना चाहिए। फिर ये K Q1 Q2 बाय R में अपनी बात हुई थी कि अगर कोई भी आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है, कोई भी आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है जहां पे 3 4 कितने भी पार्टिकल्स हैं, और पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो आप पेयर वाइज लिखोगे। जैसे मान लीजिए वी हैव 4 पार्टिकल्स 1 2 3 4, तो ऐसे केस में 1 और 2 का एनर्जी लिखना होगा, फिर 1 और 3 का आएगा, फिर 1 और 4 का आएगा। फिर 2 का पेयरिंग 1 से तो हो चुका है, 2 का 2 से होगा नहीं, तो फिर 2 and 3, 2 and 4, फिर 3 का 1 से हो गया ऑलरेडी, 3 का 2 से हो गया ऑलरेडी, 3 and 3 बनेगा नहीं तो 3 and 4। ऐसे सारे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R, Q2 Q3 बाय R, ऐसे करते करते सारी एनर्जीज ऐड करनी है। अच्छा, स्केलर है तो ऐड करने में दिक्कत भी नहीं है, तो सारे पेयर वाइज एनर्जी आपने ऐड किए और वो एनर्जी आपके पूरे सिस्टम का रहेगा। ये समझ पाए थे, है ना। इसमें अपन ट्राइंगल वाला सिचुएशन देख चुके थे। एक बार फोटो इमेजिन करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड लेंथ A का, और उसके वर्टिसेस पे 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स Q रखे हुए हैं, है ना। एनर्जी कितना हो जाएगा? 3kq स्क्वायर बाय A, है ना। इसमें अपन को बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाना है कि यार 3 पार्टिकल्स हैं, कोई भी एक और ये दूसरा A डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया K Q1 Q2 विच इज Q स्क्वायर अपॉन A। और ऐसे हमारे पास 3 पेयर्स होंगे, 3 जोड़े बनेंगे, तो ये 3kq स्क्वायर बाय हो जाएगा। फिर स्क्वायर के सिचुएशन पे आए थे। अब स्क्वायर में, अच्छा, अपना इन जनरल डिस्कस हुआ था कि पेयर्स कितने बनते हैं? n to n - 1/2, तो n into n - 1/2 पेयर्स, और उतने ही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स लिखने पड़ते हैं, हर को पेयर वाइज लिखना होता है। तो 4 पार्टिकल्स होंगे तो वी आर गोइंग टू हैव 6 पेयर्स, n into n - 1/2 के हिसाब से 6 पेयर्स बनेंगे। अब स्क्वायर के केस में इमेजिन करें तो 2 तरह के डिस्टेंसेस हैं, या तो पार्टिकल्स के बीच में a डिस्टेंस है या √2a डिस्टेंस है, वो डायगोनल वाला। तो a डिस्टेंस वाले कितने पेयर्स? 4 पेयर्स में a डिस्टेंस था जो स्क्वायर की साइड्स हैं, और 2 डायगोनल्स बन रहे हैं, तो आपके 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें √2a का डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाले केसेस में, इस तरह के क्वेश्चंस में अपना एनालिसिस पहले पूरा कर लो और फिर आप एक सिंगल एक्सप्रेशन में अपना पूरा आंसर सेटअप करोगे। जैसे स्क्वायर विजुअलाइज किया अपन ने और u का एक्सप्रेशन डायरेक्टली बोल रहे हैं, 4 टाइम्स kq स्क्वायर बाय A प्लस 2 टाइम्स kq स्क्वायर बाय √2a,
है ना, वो पेयर का वैल्यू वही है k q1 q2 बाय r। अब q1 और q2 की जगह दोनों q हैं तो q स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस जो है वो या तो a है या फिर √2a है। तो स्क्वायर वाला एग्जाम्पल भी अपन ने ले लिया था, एंड आई थिंक अपना क्यूब वाले एग्जाम्पल पे बात स्टार्ट हुआ था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। राइट तो अब क्यूब का सिचुएशन जो था उसमें क्यूब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर अपनी बात हुई थी, तो वो एक बार अपन वापस से रिकॉल कर लेते हैं। राइट तो लेट्स से वी हैव 8 identical charges placed at the corners of this cube of side length A. ठीक है, और इसमें हमें पूरे सेटअप का, पूरे अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैलकुलेट करना है। तो अब वही सेम मैटर पहले तो कि यार 8 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सिंस 8 वर्टिसेस हैं इसके, तो अपने नंबर ऑफ टर्म्स का अगर अपन हिसाब देखें तो इट विल बी 28 नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पेयर्स अगर अपन देख रहे हैं तो ये n इंटू n माइनस 1 बाय 2 के हिसाब से 28 टर्म्स, 28 पेयर्स बन रहे होंगे। क्यूब का ज्योमेट्री अपन रिकॉल करें तो बात हो गई थी अपनी, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो क्यूब के केस में वी हैव 8 वर्टिसेस, एक तो 8 तो कॉर्नर्स हो गए, साइड्स मतलब एजेस जो हैं 12 हो जाएंगी, उनका साइज a है ना। तो ये 12 एजेस हो गए, जैसे ये आपका एक पूरा ये एज हो गया, वहां पर वो एज हो गया, जैसे 4 तो ये ऊपर आ गए, 4 ये नीचे एजेस बन रहे हैं, और 4 ये वर्टिकल लाइंस बन रही है, तो टोटल 12 एजेस है ऑफ साइज a। फिर वॉल्स, फेसेस, 6 फेसेस रहेंगे, और वो 6 के 6 फेसेस देयर ऑल स्क्वायर्स ऑब्वियसली। तो 6 फेसेस हैं, एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल्स बन रहे हैं, साइज √2a का, है ना। एक दीवार के ऊपर, एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल्स बन रहे हैं ऑफ साइज √2a, और ऐसे 6 फेसेस हैं तो ओवरऑल 12 फेस डायगोनल्स बनेंगे। टिप्स पे होना चाहिए अपने कि यार एक क्यूब मतलब 8 वर्टिसेस, 12 साइड्स, 6 फेसेस, 12 फेस डायगोनल्स ईच ऑफ साइज √2a एंड 4 बॉडी डायगोनल्स ऑफ साइज √3a। बॉडी डायगोनल समझ गए थे, है ना, इधर कॉर्नर से वो नीचे की तरफ जाएगा, एक उधर वहां ऊपर कॉर्नर से यहां नीचे की तरफ आएगा, और सेम ये वाला सीन। तो 4 बॉडी डायगोनल्स हैं √3a साइज के, ठीक है। अब जब यहां पे 28 पेयर्स, 28 टर्म्स लिखने हैं अपने को पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों इस क्यूब में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कौन कौन सा मिल रहा है? या तो a डिस्टेंस पे हैं लोग, या √2a की दूरी पे है, या √3a की दूरी पे, ये 3 तरह के डिस्टेंसेस मिल रहे हैं। अब जो 12 एजेस हैं वो हर एज पे यू हैव 2 पार्टिकल्स, है ना। तो ऐसे वी आर गोइंग टू हैव 12 पेयर्स, 12 पेयर्स ऐसे हैं जिनके बीच में a डिस्टेंस है। समझ गए कौन से वाले, है ना। जैसे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ये a डिस्टेंस पे है, सिमिलरली ये पार्टिकल एंड दैट वन ये a डिस्टेंस पे है, ये ऊपर वाला और उधर वाला ये a डिस्टेंस, सिमिलरली ये a डिस्टेंस, ऐसे करते करते 12 पेयर्स ऐसे मिलेंगे, जो आपने 12 साइड्स बोली थी, तो 12 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें a डिस्टेंस है। फिर √2a डिस्टेंस कितने पेयर्स में? 12, बिकॉज 12 फेस डायगोनल, है ना। तो वहां उस कॉर्नर का चार्ज और ये वाला चार्ज, ये एक फेस डायगोनल बन रहा है √2a साइड का, ऐसे ये वाला और उधर कॉर्नर वाला वो √2a के गैप में। तो 12 फेस डायगोनल्स हैं, वो फेस डायगोनल पे भी 2 चार्जेस हैं, तो 12 पेयर्स ऐसे हैं जिनके बीच में √2a का गैप है, और 4 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें √3a का गैप है। 12 a डिस्टेंस वाले हो गए, 12 √2a वाले हो गए 24, और 4 आपका √3a वाला हो गया, इट इज 28। वो 28 टर्म्स का आपको हिसाब मिल गया। सो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये a साइड लेंथ में जो है उनका एक पेयर का कितना एनर्जी है? kq स्क्वायर बाय a, है ना। ये k q1 q2 बाय r अप्लाई कर रहा हूं, और ऐसे मेरे पास 12 पेयर्स हैं, तो 12 टाइम्स तो ये
फिर फेस डायगनल पे सेपरेटेड लो KQ1 Q2, ये KQ स्क्वायर बाय रूट 2a, और ऐसे भी हमारे पास 12 फेस डायगनल्स हैं, और बॉडी डायगनल वाले सेपरेशन में KQ1 Q2 बाय रूट 3a, और ऐसे अपने पास 4 हैं. So we have KQ square by a, this is 12 plus 12 by root 2 plus 4 by root 3. राइट, फिर एक ये सिचुएशन मैनेज करो. एक ट्राइंगल आपको गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, 3 चार्जेस Q, Q एंड कैपिटल Q, and we need to find the value of that capital Q if the potential energy of the system is 0. Minus Q by root 2. Minus of root 2Q upon 1 plus root 2. ये आ रहा है? ओके, चलिए एक बार ही चेक करते हैं. देखो अब इस केस में अगेन जब कैपिटल Q का वैल्यू निकालना है और ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिस्टम का 0 है, तो ऑब्वियसली यार जब 3 चार्जेस हैं तो आप वही 3 पेयर्स बनाओगे, है ना. हर पेयर का एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी लिखना है. देखो यार, अपन जिस प्रोफाइल में, जिस कैटेगरी में अभी रनिंग है, ऑल्दो इसमें अपने को थोड़ा थोड़ा वर्क एनर्जी काम में आएगा, बट टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है ना. तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को 11 का वर्क एनर्जी नहीं आता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग. बिल्कुल इजी सेक्शन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग ही इसमें आराम से मैनेज हो जाएगी. तो सब लोग ट्राई करो कि इसको अपन पार्टिसिपेट करें इसमें. तो देखो हमें इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 करना है, तो मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिख रहा हूं. तो पहले तो ये Q और इस Q के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज KQ1 Q2 बाय R. फिर ये वाला नीचे वाला Q एंड दैट कैपिटल Q, दिस इज KQ1 Q2 बाय A. और फिर दिस Q एंड दैट कैपिटल Q के बीच में गैप रूट 2a हो जाएगा, तो दिस इज KQ1 Q2 बाय रूट 2a. ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पेयर वाइज ऐड हो गया, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके इसने बोला कि भाई 0 करो. अब इसमें सिंस वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, तो ये K स्मॉल Q कैपिटल Q बाय A, एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाय रूट 2. ये इस तरह से मैनेज कर लेंगे अपन, है ना. तो ये कैपिटल Q वाला टर्म इस तरफ रहने दिया, और बाकी फिर ये आपका KQ स्क्वायर बाय A, ये KQ स्क्वायर बाय A जो था विथ माइनस साइन वहां पे भेजा. सो इफेक्टिवली अपन देखें तो K अपना कैंसिल हो रहा है, स्मॉल Q अपना कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल हो रहा है, तो कैपिटल Q का वैल्यू जो बचा, ठीक है, इधर एलसीएम वगैरह लेना पसंद है तो ले लो. ये रूट 2 टाइम्स उधर हुआ,
तो इट इज माइनस ऑफ √2 टाइम्स Q अपॉन 1 प्लस √2। देखो ठीक है क्या? ठीक है, तो सिंपली ऐसा मतलब स्क्वायर या ट्रायंगल वगैरह कुछ भी दे रहे ना, मतलब डजंट मैटर, आपको केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पेयर्स समझने हैं कि कितने पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी। सारे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी एक एक करके चार्जेस को विद साइन प्लेस करके लिखना है, और ये कह रहा है कि भाई जीरो होनी चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो से इक्वेट किया है, रीअरेंज करके वी हैव द रिजल्ट। बना गया सबसे ये? ठीक है, राइट फिर ठीक है, चलो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक अपन ने समझ लिया। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आपको नीट में देखने मिलते हैं, उस चीज पे आते हैं। यहां तक लिख लिया है ना? राइट, तो आप देखो अब कैटेगरी इस तरह से दैट लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए, और इस साइड लेंथ ए के ट्राइंगल के वर्टिसेस पे यहां पर वी हैव प्लेस्ड 3 चार्जेस, ये 3 चार्जेस मैंने रखे, ईच ऑफ चार्ज Q। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज मेनली समझना। राइट, तो लेट्स से हमें ये सिचुएशन गिवन है दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्जेस फ्रॉम द बिगर ट्राइंगल टू द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का वर्किंग क्या है, क्या लॉजिक लग रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार सुनो। जो बात, जो कॉन्सेप्ट आप ट्राइंगल के लिए अप्लाई करोगे वो फिर ऑफकोर्स आपके स्क्वायर या क्यूब हर चीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट? तो आप देखो यहां पे इसने ये 3 चार्जेस Q जो है एक बड़े ट्राइंगल के वर्टिसेस पे अरेंज किया। बच्चों अगर मैं इन तीनों चार्जेस को रेस्ट से छोड़ देता हूं तो इनका टेंडेंसी क्या होगा? रिपल्शन का ही। तो ये जैसे इनको रिलीज करूंगा दे ऑल हैव अ टेंडेंसी टू मूव आउटवर्ड्स। सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मंजीत सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में दे ऑल हैव अ टेंडेंसी टू मूव आउटवर्ड्स। अच्छा एक बार ये बताओ, क्या तीनों पे नेट फोर्स सेम आएगी क्या? है ना? कितना आएगा? दिविशा, इट इज √3 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। किसी भी एक पे जैसे इस वाले पे अपन अगर फोर्स देखें इन दोनों के कारण, तो ये दोनों चार्जेस उसको ऐसे रिपेल कर रहे हैं, है ना? तो ये F फोर्स हो गया, ये F फोर्स हो गया, एंगल 60 डिग्री, रिजल्टेंट √3F। तो इस वाले के ऊपर नेट रिजल्टेंट, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ऐसे बीच में आ रहा है। ऐसे इस वाले चार्ज का देखें तो एग्जैक्ट सेम स्थिति है, पूरा सेम सिमेट्री, ऐसे फोर्सेस आएंगे, बीच में रिजल्टेंट आ रहा है। तो तीनों चार्जेस दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा तीनों का मास भी सेम है, तो तीनों फोर्स सेम एक्सपीरियंस करेंगे, तीनों का मास भी सेम होगा, तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तीनों सेम स्पीड से चलेंगे, ऐसे सिमेट्रिकली बाहर जाएंगे। हमारा काम खैर वो था नहीं, हमारा काम था कि हमें इनको अंदर की तरफ लाना है। तो बेसिकली अपन ये बोल रहे हैं कि ये काम स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या? अपने आप नहीं हो सकता, है ना? तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपने इन चार्जेस को छोड़ा और ये अपने आप स्मॉलर ट्रायंगल पे आ गए। एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इट हैज मेंशन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ये पूछा होता ना कि इसको ए ट्रायंगल से लेकर ऐसे 2A पे भेजना है, तब तो ये अपने आप ही हो जाता। अगर मैं ए साइड वाले ट्राइंगल पे छोड़ता और ये बोले कि भाई बड़े वाले ट्राइंगल पे जाना है, तो वो काम तो अपने आप हो जाता।
सिंस इनका एक्चुअल टेंडेंसी जो है वो रिपल्शन है, बाहर की तरफ जाने का है, और आप उनको पुल करके अंदर की तरफ लाना चाह रहे हो, तो एक्सटर्नल वर्क इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ गए है ना? मैं दो क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा, मैं कंपैरिजन अपने को बस मेनली बनाना होगा। तो यहां पर हम इनके नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट इनको अंदर लाए हैं, एंड दैट्स व्हाई एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में अपन मान के चलते हैं कि यार ये बड़े वाले ट्राइंगल के वर्टिसेस पे सारे चार्जेस रेस्ट पे पड़े थे, और हमें उन्हें चलाकर छोटे वाले ट्राइंगल के वर्टिसेस पर भी रेस्ट पे रखना है, मतलब डेल्टा के जीरो बताना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो जिस तरह का क्वेश्चन का लैंग्वेज है, आप अपनी वर्क एनर्जी के डेटाबेस में से क्या उठा रहे हो, दैट वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा यू, है ना? इन केस कुछ कंफ्यूजन मन में आता है तो अपन पहले वही रिकॉल कर लेते हैं कि सर हमें तो ये याद आया था, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ठीक है, अब इसमें अपन जानते हैं कि यार W नॉन कंजर्वेटिव तो कोई भी नहीं है, कोई फ्रिक्शन एयर ड्रैग वगैरह का चक्कर है नहीं, और क्या डेल्टा के भी जीरो है कि सर ये बड़े ट्राइंगल पे भी रेस्ट पे थे, छोटे पे भी रेस्ट पे रख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्रैक करने का तरीका रहेगा दैट W एक्सटर्नल इज बेसिकली डेल्टा यू। ठीक है, अब आराम से तसल्ली से इसको मैनेज करते हैं बच्चों। जब W एक्सटर्नल डेल्टा U है, मतलब U फाइनल मेरे सिस्टम का माइनस U इनिशियल। फाइनल हालत में आपका सिस्टम जो है वो छोटे ट्राइंगल पे आ चुका है ऑफ साइड लेंथ a/2, और तीन पार्टिकल्स हैं, तो तीन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आएंगे, एज इन तीन पेयर्स बनेंगे। तो फाइनल वाली हालत में ये Q और Q फाइनली यहां पे आ जाएंगे, तो ये इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक पेयर का KQ² अपॉन a/2, है ना? और ऐसे अपने पास तीन पेयर्स हैं, तो दिस इज 3 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक स्टेप ज्यादा कर लें अभी, बस गलती नहीं होनी चाहिए। तो 3 टाइम्स दिस इज KQ1 Q2 अपॉन a/2। ठीक है, ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में a/2 का गैप है, इनका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो दिस इज KQ1 इंटू Q2, तो Q² हो गया अपॉन R की जगह a/2, और ऐसे ट्राइंगल है तो तीन सिमिलर पेयर्स होंगे, तो 3 टाइम्स। ये आपका U फाइनल है, और इनिशियली सब लोग ए साइड के ट्राइंगल पे थे, तो एक पेयर का एनर्जी कितना था, KQ²/a था, और ऐसे भी तीन पेयर्स थे, तो ये 3KQ²/a पहले था। तो अपने एक्सपीरियंसेस में बच्चों, अपने एक्सपीरियंसेस में ट्राइंगल स्क्वायर वाली चीजें बड़ी ऑब्वियस हो जानी चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस में अपन वो एक्सपीरियंस डायरेक्टली अप्लाई करें, है ना? मतलब मेरे लिए बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइडेंटिकल चार्जेस, U कितना है पूरे सिस्टम का, तो 3 टाइम्स KQ/R, KQ²/R, बस वो R की जगह a/2 √3 है, जो भी वो कह रहा है वो रख लो। तो सिंस यहां पर A साइड का ट्राइंगल था और फाइनली a/2 पे पहुंच रहा है, तो फाइनल डिस्टेंस मैंने a/2 रखा है चार्जेस के बीच में, इनिशियल A था। अच्छा, ये अपन ओवरऑल देख रहे हैं, तो ये 6KQ²/a है, और ये 3KQ²/a है, तो अपना 3KQ²/a आ गया, और वही अपना W एक्सटर्नल है। अच्छा, इसको देख के अपन थोड़ा सा रीअश्योरेंस भी फील करना चाह रहे हैं कि हाँ सर, मेरे को पता था कि पॉजिटिव आंसर आने वाला है ना? कैसे बता था? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। ये एग्जैक्टली अपन इस केस में भाई इनका तो टेंडेंसी बाहर जाने का था, और अपन खींचकर फोर्स लगाकर अंदर लाए, तो हमने फोर्स भी इनवर्ड लगाया है और अपन ने डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड कराया है, तो वर्क डन पॉजिटिव था। पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा भी सही है कि सर डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज होनी थी, बढ़नी थी, है ना? उस तरह से मैं बताया कि फाइनल ग्रेटर है, इनिशियल स्मॉलर है, बट मैं वर्क के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं, तो यार इन पार्टिकल्स को ऐसे मुझे पुल करके अंदर लाना है, तो मैं फोर्स भी अंदर की तरफ लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर करा रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि आपका वर्क डन पॉजिटिव आना था। समझ गए? अब अगर क्वेश्चन में लिखा होता, इस भाषा की जगह क्वेश्चन में लिखा होता that find the work done by the electrostatic force in this process.
राइट, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा वाला है कहानी में भाई? ये जो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना? तो ये जो आपस का इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन था, आप उसके अगेंस्ट इन पार्टिकल्स को लाए हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क हमसे पूछ रहा है, क्या तरीका है आपके पास? नेगेटिव और व्हाट? इसी का नेगेटिव। प्रणवी, इसका नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि सर हम बाहर, इनकी टेंडेंसी तो बाहर जाने की थी, हमने फोर्स अंदर लगाया। हाँ, अब छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो बाहर ही जाएंगे ना। मतलब नेगेटिव आएगा वो तो मैं अग्री कर गया, बट इतना ही नेगेटिव क्यों? क्योंकि इनिशियली जीरो रेस्ट पे था, तो इतने से ही तो अंदर गया जैसे बाहर जाएगा। उसके पास कोई खुद की एनर्जी तो नहीं, थी। अपन कह रहे हैं यहां से यहां तक लाने में हमने इतना वर्क किया, अब यहां से यहीं तक लाने में सेम काम करना है। उसी दौरान दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो हम और एक इनका आपस का रिपल्शन। आप जब फोर्स लगा के ला रहे हो तो रिपल्शन बंद थोड़ी हो गया, तो उस टाइम रिपल्शन भी चालू है। तो वो रिपल्शन ने इसी प्रोसेस के दौरान कितना काम किया है वो हमें बताना था। आप लोगों ने बोला इसी का नेगेटिव। आंसर सही है, बस लॉजिक पकड़ना है कि क्यों सही है, क्यों आना चाहिए। हाँ बेटा, नेगेटिव मैं समझ गया, नेगेटिव में अग्री कर गया। मेरा सा सवाल यह है कि इसका नेगेटिव क्यों काम है? अगेन सेम लॉजिक है, हम नेगेटिव एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इस इतना ही नेगेटिव क्यों, अलग -20 क्यों नहीं? ये -10 तो -20 क्यों नहीं? अक्षय, नहीं। सेजल, work done by conservative forces is always equals to minus of delta u. delta u equals to minus wc, है ना? मैंने बोला था रिपीटेटिव टाइम्स लास्ट लेक्चर में कि डेल्टा u इक्वल्स टू माइनस wc, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। ये कंडीशन बेस्ड होता ही नहीं है, जब मर्जी है लगा दो, है ना? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज कंडीशन बेस्ड। कब लगाना होता है? जब एक्सटर्नल वर्क और नॉन कंजर्वेटिव वर्क जीरो। डेल्टा यू बराबर माइनस wc तो हर केस में अप्लाई करो आराम से। तो इस केस में we know that change in potential energy delta u, it's negative of work done by conservative force, और हमारी कहानी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो कंजर्वेटिव है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है तो बड़ा तामझाम देखना पड़ता है कि वो भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालना है तो कुछ भी वेरीफाई नहीं करना है, इट्स स्ट्रेट अवे माइनस डेल्टा यू। समझे क्या? ठीक है, ये वाली चीज तो अपन को ध्यान रखनी ही है। और वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट्स माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब आपका ये W एक्सटर्नल जो है वो प्लस डेल्टा यू आया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क माइनस ऑफ डेल्टा यू है, मतलब इसी का नेगेटिव है। तो ये आपका -3kq² बना। बताओ, ओके लग रहा है पॉइंट? ठीक है, मतलब कुल मिला के आप देखो, इस चीज को मैंने अगेन लास्ट टाइम भी बोला था, आपको हो सकता है कि वर्क एनर्जी वाली चीजें एज इट इज सब कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपने एक तरह से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से वो चीज सीख लिया तो अब याद रख लो कि हाँ डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस WC। अब WC में कोई कंजर्वेटिव होना चाहिए, या तो ग्रेविटी है या स्प्रिंग है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो हमें अब आगे के लिए हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐड हो गया कि जब भी हमसे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछा जाएगा तो हम माइनस ऑफ डेल्टा यू करके निकाल लेंगे। जब भी एक्सटर्नल का वर्क पूछा जाएगा तो रटना नहीं है, एक्सटर्नल का वर्क पूछा जाएगा तो पूरा ये रिकॉल करोगे, चेक करोगे कि क्या ये दोनों लोग जीरो हैं क्या, और अगर ये दोनों लोग जीरो हैं तो W एक्सटर्नल डेल्टा यू है। मोस्टली बच्चों इस तरह की कहानियों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सवालों में ये बात वैलिड मिल जाएगी आपको। कौन सी बात? that W electrostatic is minus delta U and W external is plus delta U. W external is plus delta U and W electrostatic is minus delta U. एक और कोई लॉजिक दे सकते हो कि सर ये आप ये भी छोड़ो, हमको वैसे ही पता था कि इतना ही नेगेटिव आने वाला है। सेम फोर्सेस से अंदर लेकर आएंगे। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम सोचें तो वी नो दैट वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से W net is equals to डेल्टा के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो डेल्टा के जीरो है। डेल्टा के जीरो, दैट मींस W net भी जीरो होना चाहिए था। मतलब जितना मैंने एक्सटर्नल वर्क किया उसी का नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक को करना होगा ताकि नेट वर्क डन जीरो रहे। नेट वर्क डन जीरो का लॉजिक समझ गए, है ना? सिंस डेल्टा के जीरो है
तो आपका टोटल वर्क डन सबका मिला जुलाकर 0 होना चाहिए। तो हमने जितना पॉजिटिव वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नेगेटिव वर्क करेगी। ठीक है, अब इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन आपने सुने हैं ना, वो आपको असर्शन रीजन वाले में या स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में काम आते हैं, और जो आप ये वर्किंग देख रहे हो ऑफ कोर्स वो तो न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा, बट क्वेश्चंस में बहुत क्लियरली अपने को रीड करना है कि वो आपसे एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क मांग रहा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क मांग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क मांग रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से आ रहा है, एक्सटर्नल शब्द यूज हुआ है तो इस तरह से जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ सुभी। कहां से कहां जोड़ रहे हैं अपन? एक्चुअली देखो, मतलब क्वासी स्टैटिक शब्द तो यूज नहीं करना चाहिए अपने को, बट हाँ अपन ये बोल सकते हैं कि हम इस चार्ज को इतना स्लोली मूव करा के लाए कि हमने उसको काइनेटिक एनर्जी गेन करने नहीं दिया। हाँ वो लॉजिक सही है, बिल्कुल वो लॉजिक जो आपने दिया कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ही हम भी अंदर की तरफ लगाएं ताकि वो एक्सेलरेट नहीं हो पाए, है ना। एक्सेलरेट नहीं हुआ इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो चल के आ गया और काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मेरा फोर्स मैच कर गया तो हमारे दोनों के वर्क भी मैच करेंगे मैग्नीट्यूड में। परफेक्ट लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट क्वासी स्टैटिक यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ फीलिंग वही है बिल्कुल। तो क्लियर है क्या सबको? ठीक है, राइट। तो एक कैटेगरी तो ये हुआ। अब एक और प्रोफाइल देखो, अगेन नीट के लिए कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी, ओके तो ए साइड का ट्राइंगल, वही 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इफ दे आर रिलीज्ड एट रेस्ट, अच्छा सबका मास जो है वो सेम दे रखा है स्मॉल m, इफ दे आर रिलीज्ड एट रेस्ट then determine the speed of each particle तो हमने इन सब को रेस्ट से रिलीज किया, मास सबका गिवन है, इनिशियल स्पीड 0 है, एंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे रीच द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। ठीक है, ए साइड के ट्राइंगल पे इनको अपन ने छोड़ दिया, और जब ये 2a साइड के ट्राइंगल पे पहुंचेंगे उस समय उनकी स्पीड क्या होगी इंडिविजुअली हर पार्टिकल की, वो अपने को निकालनी है। तो मुझे बताओ यार, ये 2a साइड के ट्राइंगल पे एक साथ पहुंचेंगे क्या? है ना, बिकॉज सब पे सेम फोर्स लग रहा है, सबका सेम मास है ना, सबको सेम एक्सेलरेशन, सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस, सब सिमेट्री बनी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इवन अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कभी ऐसा फोटो दे दिया और फिर लिखा हुआ है कि एट एवरी मोमेंट आफ्टर दे आर बीइंग रिलीज्ड, एट एवरी मोमेंट दे विल बी ऑन द वर्टिसेस ऑफ सम और द अदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। हर समय किसी ना किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे तो वो होंगे ही भाई, हर बार तीनों को सेम अमाउंट से बाहर जाना है। ये ऊपर वाला Q जो है वो अगर x अमाउंट बाहर जाएगा तो ये वाला भी x अमाउंट बाहर जाएगा, वो वाला भी x अमाउंट बाहर जाएगा, तो हर समय ये कोई ना कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तो होंगे ही। अब ये कह रहा है कि भाई जब ये 2a पे पहुंच जाएं तब इंडिविजुअली हमें इनकी स्पीड निकालनी है। सुनो जरा सब लोग, क्या इस केस में, क्या इस कहानी के लिए हमारे एक्सटर्नल वर्क की नीड है? नहीं है ना। बताया कि सर ये जो इसका रिपल्शन है, जो इसका टेंडेंसी है, आप उसको उसी तरफ भेजने की बात कर रहे हो, राइट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, यस इट कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही हो जाएगा, उसमें आपकी एजेंसी नहीं चाहिए। तो ये दो लैंग्वेज में, दो सवालों में आप अंतर समझिए। एक सिचुएशन वो थी जहां आप इनके नेचुरल टेंडेंसी के विरुद्ध इनको चला रहे थे, तो बिना एक्सटर्नल वर्क के काम होना ही नहीं था। एक सिचुएशन वो है कि जहां इनके जाने की टेंडेंसी है उसी तरफ जाने के लिए आपने फ्री छोड़ दिया इनको,
तो ऐसे केस में एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव कोई है ही नहीं, तो फिर क्या, तो फिर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0, ऐसे केसेस में वी कैन गो फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। इनमें कि भाई यहां स्पीड इतनी थी वहां कितनी होगी, ये सब फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से मैनेज होंगे। तो ये W एक्सटर्नल and W non-conservative is 0। तो मैं डेल्टा U प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 लगा रहा हूं। ओके, अब जब डेल्टा U प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, इसमें मुझे बताओ आपका जो सेटअप होगा ना वो बाद में 2A साइड के ट्राइंगल पे आ जाएगा। तो U फाइनल क्या लिखूं, 3KQ स्क्वायर बाय 2A, सही है ना। अपन जानते हैं ट्राइंगल के केस में अगर वो A साइड लेंथ के ट्राइंगल पे है, ये सब लोग इंश्योर करो कि ये डायरेक्टली मैनेज कर पाओ अब, कि अगर वो A साइड लेंथ के ट्राइंगल पे है तो एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होगा KQ स्क्वायर बाय A, और ऐसे 3 होते हैं। अभी फाइनली वो 2A के ट्राइंगल पे पहुंच गया, तो एक पेयर का कितना है, KQ स्क्वायर बाय 2A, और ऐसे 3 पेयर आ रहे हैं। तो ये डेल्टा यू में मैं लिख रहा हूं 3 टाइम्स KQ स्क्वायर KQ1 Q2 बाय R की जगह 2A, ये फाइनल है। माइनस इनिशियली वो A साइड के ट्राइंगल पे थे, तो वाज 3 टाइम्स KQ स्क्वायर बाय, दिस इज आर डेल्टा यू, ये UF माइनस UI हो गया। हाँ जी, देन डेल्टा K में व्हाट इज KF, हाफ mv स्क्वायर इंटू 3 लोग भाग रहे हैं ना, तो यहां पे सिंस ऑल ऑफ देम विल एक्वायर दैट काइनेटिक एनर्जी, और तीनों का बराबर होगा क्या, है ना। अगेन सिमेट्री, हमारे पास किसी भी एक को फेवर करने का कोई कारण नहीं है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों सिस्टम का लिख रहे हैं अपन, तो 3 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, ये मेरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है। हाफ mv स्क्वायर एक का काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसे 3 लोग मेरे पास हैं, एंड K इनिशियल वाज 0, तो ये अपना डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 आ गया। इन एक्सप्रेशंस को अभी स्पीड अप करने की कोशिश मत करो, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान दो, विद प्रैक्टिस विद अंडरस्टैंडिंग स्पीड वीड सब मैनेज हो जाएगा। बट ये कि भाई ये एक्सप्रेशन बड़े केयरफुली अपन को मैनेज करने, मोस्टली केसेस में गलतियां सब यही होती हैं कि यहां पे कहीं कुछ ऊपर नीचे अपन ने कर दिया, इधर अपन ने कुछ साइन या 3 का फैक्टर छोड़ दिया। तो इनमें ये मेन एक्सप्रेशन है ना, इसको बड़ा पीसफुली अपन बना रहे हैं। अब उसके बाद आपको जितनी स्पीड बढ़ानी बढ़ा लो। अब जैसे वी हैव 3/2 mv स्क्वायर, वो इक्वल्स, अब ये 3/2 माइनस 3, ये 3/2 बचा उधर गया, तो 3/2 KQ स्क्वायर बाय A। अब ये 3/2 कैंसिल हो गया, V निकालना था, तो V हो गया आपका KQ स्क्वायर बाय MA अंडर रूट, दैट्स इट। हाँ जी, ये अपन ने एक का ही निकाला है। अपन ने एक्चुअली देखो, अब इसका सवाल ये है कि जब अपन को इंडिविजुअल पूछा था, सुना बात ध्यान से, तो क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किसी एक पे ही लगा दें क्या, नहीं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव पूरे सिस्टम का आ रहा है, और वो पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है गेन हुआ है, लॉस हुआ है, और पोटेंशियल के लॉस के बेसिस पे ही काइनेटिक का गेन हुआ है। तो पूरे सिस्टम ने पोटेंशियल लूज किया है और पूरे सिस्टम को काइनेटिक के रूप में बांटा है। तो आप किसी एक का पोटेंशियल एनर्जी या किसी एक का काइनेटिक एनर्जी लिखकर नहीं चल सकते थे, आप कंजर्वेशन सिस्टम पे लिख रहे हो, है ना। तो दैट्स व्हाई आपने ये जो हाफ mv स्क्वायर है ना, ये हाफ mv स्क्वायर तो एक का ही है, बट ऐसे मेरे पास 3 पार्टिकल्स थे तो मैंने तीनों को इनकॉर्पोरेट किया। So this is the loss in potential energy of the complete system, तीनों का, and this is the gain in kinetic energy again of the complete system। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी एक पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है क्या, नहीं है, बिकॉज अगर आप सिर्फ इस एक पार्टिकल की बात कर रहे हो तो बाकी दोनों का लगाया हुआ फोर्स उसके लिए एक्सटर्नल हो गया, तो कंजर्वेशन आप लगा ही नहीं सकते थे। तो कंजर्वेशन पूरे सिस्टम पे लगने वाला है।
ओके लग रहा है ये? ठीक है, राइट। हाँ, मैकेनिकल या तो फिर अपन वो वर्क निकालना पड़ेगा, वो W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, फिर वहां से मैनेज होएगा। कंजर्वेशन अगर लिखना है तब तो फिर पूरे सिस्टम पे लिखना होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का ले रहा हूं तो फिर काइनेटिक पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा। सही है। स्पीड हमें एक का ही निकालना था, हमने एक का स्पीड v माना था, और वही v का वैल्यू अपना फाइनली आया। ऑल ऑफ देम विल बी मूविंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड ओनली। क्लियर है ये? ठीक है, बढ़ूं आगे, नेक्स्ट प्रोफाइल देखें। राइट, ओके, अब ये जो कैटेगरी बता रहा हूं ये आप सॉल्व कर चुके हैं, आप ग्रेविटेशन में इस तरह का प्रोफाइल कर चुके हैं, बट ठीक है, अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले माइंडसेट से उसको एक बार मैनेज करने की ट्राई करेंगे। तो पॉइंट ये है that let's say we have a point charge here q, एक point charge यहां पर q सेम, and then we are given that यहां पर इस वाली जगह पे we have a charge minus q, यहां minus q अपन ने रखा हुआ है, और ये डिस्टेंसेस दोनों a/2 है बोथ साइड्स। फिर द क्वेश्चन सेज कि यार ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका मास भी अपने को दे रखा है, m मास इसका दे रखा है। इस माइनस क्यू चार्ज को मैं यहां ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद अ स्पीड u। ठीक है, ग्रेविटी फ्री रीजन है, एयर ड्रैग फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एंड इट सेज विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, विथ व्हाट minimum speed u the particle minus q should be projected so that it just escapes out of the electric field of the other two charges। जब मैंने कहा कि आपने किया हुआ है तो आई मेंट कि आप कॉन्सेप्चुअली ऐसे शब्द, ऐसे पॉइंट्स देख चुके हो, है ना, आपने एस्केप स्पीड पढ़ा हुआ है अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसी माइंडसेट से इसको अपन मैनेज करते हैं। इन केस आपका नहीं पढ़ा हुआ है, आपको नहीं ध्यान है, हार्डली मैटर्स, अपन बिल्कुल स्क्रैच से ही देख रहे हैं। कह रहे हैं कि क्यू एंड क्यू चार्जेस ये दोनों जो हैं, अच्छा अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये लोग फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये दो चार्जेस अपन ने फिक्स रखे हुए, और एक माइनस क्यू चार्ज बीच में है, और इस माइनस क्यू चार्ज को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका। आई मेंशन ग्रेविटी अभी कहीं भी नहीं है पिक्चर में, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, और फिर बोल रहा है कि मिनिमम कितनी स्पीड से फेंके सो दैट इट जस्ट एस्केप्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज टू चार्जेस। राइट, अब दो तीन चीजें जो इस तरह के क्वेश्चंस में अपन को ध्यान रखनी है, ग्रेविटेशन के केस में भी और इस वाले मामले में भी। बच्चों, माइनस क्यू को जब आप थ्रो करोगे तो डज इट हैव एनी टेंडेंसी टू रिटर्न बैक, है ना, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स है और उसका रिटर्न बैक करने का टेंडेंसी है, तभी इस तरह का सवाल बनना वाजिब है। भाई अगर उसका खुद का टेंडेंसी रिपेल होने का होता तो फिर हम क्या एस्केप कराते हो, वैसे ही कर जाता, है ना, हम तो हल्का सा उसको मूव कराते हो, अपने आप पूरा एस्केप कर जाता रिपल्शन के कारण। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी एस्केप स्पीड इसलिए आता है बिकॉज अर्थ वो फेंके हुए ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो भाई कितनी स्पीड से फेंके कि बाहर निकल जाए, इस तरह के सवाल बनते थे। तो सबसे पहले वो देखें कि यार ये जस्ट एस्केप, इट जस्ट एस्केप्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंडिंग पॉइंट है कहां, इंफिनिटी। तो पहले मैंने मान लिया कि भाई ये वो लोकेशन है जिसको हम अपना एस्केप पॉइंट कह रहे हैं। जस्ट अज्यूम कि वो इंफिनिटी वाली लोकेशन वहां है, और इस वाले इलाके को हमारे माइनस क्यू ने रीच कर लिया, तो मान लेंगे कि क्रॉस हो गया। सो व्हेन वी से जस्ट एस्केप, व्हाट डज दैट मीन, कि वो इस बाउंड्री को जस्ट रीच करना चाहिए।
है ना, मैं इसको बॉल को कितनी मैक्सिमम स्पीड से फेंकूं सो दैट इट जस्ट अवॉइड्स हिटिंग द सीलिंग। तो आप बाउंड्री कंडीशन क्या करोगे कि सर सीलिंग को हिट करने के जस्ट पहले स्पीड 0 हो गई, है ना। तो जब बाउंड्री कंडीशन आ रही है कि यार ये जस्ट जैसे तैसे करके किसी भी तरह से एस्केप कर जाए, मतलब इस बाउंड्री वाली जगह पर इसकी स्पीड 0 हो जाए, मतलब ये 0 स्पीड लेकर भी पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि क्रॉस हो गया, ठीक है। तो जस्ट एस्केपिंग, ग्रेविटी में भी यही मतलब होता था इसका, और यहां भी अपन इसी फॉर्मेट में सोच रहे हैं कि जस्ट एस्केप मतलब एस्केप वाली बाउंड्री को जैसे तैसे पहुंच गया और हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई हो गया एस्केप तुम्हारा। तो वो मैंने, अच्छा उससे ज्यादा स्पीड दिया होता तब तो फिर वो और आगे जाता, है ना। तो अपन को तो जस्ट एस्केप कराना है, जस्ट बाउंड्री लाइन तक पहुंचाना है, तो वहां पहुंच के रुक भी जाएगा तो मान लेंगे क्रॉस हो गया। ओके है ये, ठीक है। ओके, सो जस्ट एस्केप्स V final at infinity is 0. ओके, अच्छा अब इस केस में जब आपने माइनस क्यू को थ्रो किया, बच्चों थ्रो करने के बाद पूरी कहानी में हमारा कोई रोल है क्या? नहीं है। दैट मीन्स W एक्सटर्नल 0, नॉन कंजर्वेटिव 0, दैट मीन्स कहानी बिलोंग्स टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल ही होते हैं इस कैटेगरी में। तो आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल टू 0 से बनेगा ये। अब आराम से तसल्ली से सोच के जब हम U फाइनल लिखेंगे सिस्टम का, है ना, सबका फोकस इधर होना चाहिए। देखो जब आप U, अभी डेल्टा U की बात चल रही है तो डेल्टा U में U फाइनल की तैयारी हो रही है, तो U फाइनल लिखना है सिस्टम का, क्या होगा? 0 हो जाएगा, पूरे सिस्टम का 0 हो जाएगा। भाई हमें पोटेंशियल एनर्जी 3 लोगों का निकालना है आपस में, तो ये माइनस क्यू तो वहां पहुंच गया, तो उस माइनस क्यू का पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के साथ 0 है, बट इन दोनों का आपस में तो है ना, बट वो हम लिखेंगे नहीं बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो इनिशियली भी था। उन दोनों का तो कुछ चेंज हुआ नहीं ना भाई, फाइनली वो ए डिस्टेंस में, इनिशियली भी वो ए डिस्टेंस पे ही थे। जो भी बदलाव आ रहा है डेल्टा यू में, पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आ रहा है वो आ किस में रहा है? माइनस क्यू में ही आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप इन्वॉल्व तो कर रहे हो बट वो मैथमेटिकली कैंसिल हो रहा है, तो हम लिख ही नहीं रहे। दोबारा बोलता हूं, जब ये माइनस क्यू इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो उस माइनस क्यू का इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इसके साथ भी वही इन्फिनिटी दूरी पे है, तो k q1 q2 by r, r इन्फिनिटी हो गया, u 0 हो गया। बट इन दोनों का तो आपस में पोटेंशियल एनर्जी रहा, कितना रहा? k q स्क्वायर बाय a। बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये आप k q स्क्वायर बाय a, इसका और उसका u फाइनल में लिख रहे हो, उसी प्रकार आप सेम टर्म u इनिशियल में भी लिखोगे, फिर आप माइनस भी करोगे उनको। तो फिक्स्ड एलिमेंट्स जितने भी होंगे, आगे के लिए लेसन क्या है कि आपकी कहानियों में फिक्स्ड एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में भी आएगी और फाइनल में भी आएगी, और डेल्टा यू करते समय कैंसिल हो जाएगी, तो हम फिक्स्ड एलिमेंट्स की एनर्जी लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट्स need not be राइट। तो अब मैं ये फिक्स्ड एलिमेंट्स को हटा देता हूं अब, है ना। फिक्स्ड एलिमेंट्स का, जैसे मैंने कहा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई पूरे सिस्टम पे हो रहा है, ठीक है, पूरे सिस्टम पे कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का आपस का पोटेंशियल एनर्जी लॉजिकली आना तो चाहिए था, पर वो एक्चुअली यू इनिशियल में भी आएगा
और यू फाइनल में भी आएगा, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेहनत करने का मतलब नहीं। तो अब पोटेंशियल एनर्जी फिर मैं लिखूं किसका, केवल माइनस क्यू का लिखना है, बस उसी में बदलाव आ रहा है, तो केवल उसी का एनर्जी लिखो जो बदलने वाली है, जो चेंज होने वाली है। तो बच्चों माइनस क्यू का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, बिकॉज वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया है ना। आपका माइनस क्यू चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो उसका इन दोनों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है अब, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, केवल इसका लिखना है इन दोनों के साथ, तो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए बाई टू, तो कितना हुआ माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाई टू, और ऐसे दो लोग हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाई टू। देखो ठीक है ना, यहां पे ये माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का पोटेंशियल एनर्जी इसके क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो के क्यू वन क्यू टू इसमें तो चार्ज साइन के साथ रखना होता है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाई टू, और ऐसे दो पार्टिकल्स दो पेयर्स हैं, तो ये हमारा डेल्टा यू हो गया। फिर डेल्टा के लिखना है, तो के फाइनल कितना है, जीरो है, जस्ट अबाउट टू रीच वाली बात है, तो वी फाइनल आपका जीरो है, तो के फाइनल जीरो, और इनिशियल का तो हमें वैल्यू निकालना है हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा बाकी दो पार्टिकल्स तो वैसे भी फिक्स हैं, तो यहां से अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट यू इट कम्स आउट एज 8 के क्यू स्क्वायर बाय एम ए अंडर रूट। हाँ जी बताओ, समझ में आया ये, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं आते, बस आपको रिलेट करके रखना है, इनमें वेरिएशंस बहुत सारे पॉसिबल हैं, है ना, और ये एक्चुअली अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, इनको इग्नोर नहीं करें, इन प्रोफाइल्स को पकड़ने की कोशिश करो। जैसे ये एस्केप स्पीड वाला प्रोफाइल हो गया आपका, है ना, तो एस्केप स्पीड वाले प्रोफाइल में मोस्टली इसी तरह का सवाल बनेगा कि मिनिमम कितना स्पीड दें ताकि वो एस्केप कर जाए, तो इमीडिएटली अब इनको समझ में आ जाएगा एस्केप, जस्ट एस्केप करने का मतलब कि वो इन्फिनिटी वाली जगह स्पीड जीरो हो जानी चाहिए, जस्ट पहुंच जाना चाहिए बस वहां पे वो, तो स्पीड जीरो हो गई। फिर हमने ये पॉइंट सीख लिया इसके थ्रू कि जो फिक्स्ड लोग हैं आपके सिस्टम के, उनकी पोटेंशियल एनर्जी अपन ना लिखें, बिकॉज वो इनिशियल फाइनल दोनों में आएगी और कैंसिल हो जाएगी। तो फिर जिस एलिमेंट में परिवर्तन आ रहा है, अच्छा यार इन दोनों का तो ना पोटेंशियल एनर्जी बदला है आपस का और ना काइनेटिक में कुछ है, तो माइनस क्यू का ही पोटेंशियल चेंज है और माइनस क्यू का ही काइनेटिक चेंज है, तो अपना पूरा फोकस उसी पे गया और उसी के लिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो लगा दिया। समझ गए, ठीक है, लिख लिया यहां तक, राइट। एक और प्रोफाइल इसमें नोटिस कर रहे हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनको अपन को घर जाके भी थोड़ा ठीक ठाक टाइम देना है।
ओके, तो अब ये कैटेगरी, ये प्रोफाइल देखते हैं. इसमें ये कह रहा है कि Q/3 चार्ज जो है, this Q/3 charge, it is projected with speed u towards this capital Q charge, and we need to find the closest distance of closest approach between Q and Q/3. मेरे ख्याल से अगेन ये शब्द आपने एटम्स में पढ़ा है ना. तो सिंपल प्रोफाइल है अगेन. बस जो मेरा मेन कंसर्न है, पहले अपन उस पर बात करेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे इसको. सॉल्व तो एक स्टेप में हो जाएगा ये. मुझे बताइए, क्या हम इस कहानी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्या ढूंढ रहे हैं अपन हाँ ना बोलने के लिए? एक्सटर्नल वर्क तो नहीं हो रहा है कहीं. हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. एक्सटर्नल वर्क तो कोई नहीं कर रहा. नॉन कंजर्वेटिव वो भी नहीं दिख रहा. तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व दिख रही है अपने को. क्या हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. इंटरनल फोर्सेस के कारण ही ये चल रहा है और मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है. नहीं, हमने उस कैपिटल क्यू को फिक्स कर रखा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के कर रखा होगा. अपने आप थोड़ी हो गया वो. भैया आप देखिए यार, Q/3 और कैपिटल क्यू में आपस में रिपल्सिव फोर्स है. Q/3 को u स्पीड देकर आपने छोड़ दिया. चलो आप उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, बट ये Q/3 उस कैपिटल क्यू को रिपेल कर रहा होगा. और अच्छा, उसको फ्री छोड़ दिया होता ना, तो कैपिटल क्यू भी तो मूव करता. ये Q/3 जब उस कैपिटल क्यू को रिपेल मारेगा, और अगर आप उस कैपिटल क्यू को फ्री छोड़ दोगे तो वो भी तो मूव करना चाहिए था, बट उस आपने तो बोला फिक्स है. अब फिक्स का मतलब यू हैव अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स. भाई इस Q/3 का रिपल्शन इस पे आ रहा था, पर इसको आपने होल्ड करके रखा हुआ है कि इसको नहीं चलने देंगे. सो वी हैव एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई linear momentum conservation. We cannot apply linear momentum conservation, but we still can apply mechanical energy conservation. आपके external force ने कोई वर्क नहीं किया ना. आपने इस चार्ज को चलाया थोड़ी, आप तो वहीं होल्ड करके खड़े हो. तो आपने इसको होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया, बट सिंस इसको डिस्प्लेस नहीं कराया तो आपने कोई वर्क नहीं किया. तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट पहले क्लैरिफाई करना है कि बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन, हमें एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल वर्क जीरो चाहिए, और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो चाहिए. इधर फोर्स ही नहीं होना चाहिए आपका, है ना. तो सिंस दिस कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड, that implies there is some इस तरह के पॉइंट्स फिर अपन को असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब एप्लीकेबल है और एनर्जी कब एप्लीकेबल है. या कोई सिस्टम दे दिया, बोला कि इसमें मोमेंटम एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई एनर्जी एप्लीकेबल हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. मतलब किसी भी एक का एप्लीकेबल होना दूसरे के एप्लीकेबिलिटी पर कंक्लूजन नहीं दे सकता. मतलब अगर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल है तो एनर्जी होगा. अगर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल है तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा. नॉन कंजर्वेटिव भी तो है ना. इस वाले पॉइंट पे वापस आऊंगा मैं, भी इसको होल्ड करते हैं अपन, है ना. और वो एक कंक्लूजन लिखेंगे अपन उसको प्रॉपर्ली. खैर अभी पहले इसके बारे में बात करता हूं. तो यहां पे कैपिटल क्यू को मुझे फिक्स रखना था, इसलिए मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. और एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लग सकता था. समझ गए? ठीक है. बट सिंस this F external has not done any work, so mechanical energy conservation is applicable.
एंड फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन तो सिंपल है इसका, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0। अभी मेरे को बताओगे जैसे ये बोल रहा है कि क्लोजेस्ट अप्रोच पे आना है, तो आपका q/3 मतलब ऐसा कुछ है कि सर्टेन डिस्टेंस क्लोज आके वो रुक जाएगा फिर लौट जाएगा, ऐसा कुछ होगा है ना। जब ये फिक्स किया उस q/3 को फेंका तो ये कैपिटल Q लगातार उस q/3 को रिपेल कर रहा है, उस रिपल्शन के कारण आपका q/3 लगातार स्लो डाउन हो रहा है। अब स्लो डाउन होते 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 यहां पर इस जगह पहुंचा, इस जगह उसकी स्पीड 0 हो गई और फिर वो वहीं पर रह गया नहीं है ना, सिंस उसको रिपल्शन लग रहा है तो फिर वो रिटर्न कर जाएगा। सो दिस r इट वाज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे ज्यादा क्लोज ये कभी आ ही नहीं पाए, वो r इनके बीच का मिनिमम गैप था। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब द मिनिमम गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, कि मिनिमम से मिनिमम कितना ये करीब आ पा रहे हैं वो आपको निकालना था। आई थिंक ये नया टर्म नहीं है आपके लिए, है ना। तो मुझे लिखवाओगे u फाइनल क्या लिखूंगा, k q1 q2 by r, है ना। और आई मेड अ मिस्टेक हियर, मैं ये बोल रहा हूं कि assume q/3 is thrown from a large distance। तो q/3 जो है उसको एक लार्ज डिस्टेंस से आपने थ्रो किया था, तो लार्ज डिस्टेंस मतलब फिर इंफिनिटी ले रहे हैं, तो u पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 है ना। फाइनल हालत में आपका q/3 जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा, और इनिशियली ये लार्ज डिस्टेंस पे है मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो आपका u फाइनल इट्स k q1 q2 by r माइनस u इनिशियल वॉज 0 और k फाइनल 0 है ना, बिकॉज यहां पे क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब वहां जाके रुकना चाहिए वो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इनिशियल u स्पीड से थ्रो किया था अपन ने, तो हाफ m(u²). यहां से फिर अपने को वो r का वैल्यू मिल रहा है एज 2kq² अपॉन 3mu², है ना। हाँ जी बताओ, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस में मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे सब लोग बहुत कंफर्टेबल पर्टिकुलरली ये वाली कैटेगरीज में नहीं है, बिकॉज वर्क और वो सब बीच में आ रहे हैं, है ना। बट थोड़ा सा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स पे एक्सेप्टेंस अपन लाने की ट्राई करें एक बारी। जैसे अपन ने शुरुआत में ये वाला सिनेरियो लिखा था, आई थिंक ये तो ओके था, उसमें भी तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिस्टम का, वो भी फॉर्मूला बेस्ड था। मेनली ये वाला जो कैटेगरी आया, अब इसमें ऐसा है कि यार ए साइड के ट्राइंगल सॉरी स्क्वायर पे, ए साइड के स्क्वायर पे आपने 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे और उनको a/2 पे लाना है, तो ये एक्सटर्नल वर्क का सवाल बनेगा या फाइनल स्पीड निकालने का सवाल बनेगा? एक्सटर्नल वर्क। ए साइड के स्क्वायर पे 4 पार्टिकल्स पड़े, इनका टेंडेंसी क्या है? बाहर जाने का है, और वो बोल रहा है कि अंदर लाने की बात हो रही है, दैट मींस ये सवाल क्या बनेगा? ये W एक्सटर्नल का बनेगा। तो फिर हमें क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार वो W एक्सटर्नल सर ने बोला था डेल्टा U के बराबर आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछते हैं तो माइनस डेल्टा U हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछते हैं तो माइनस डेल्टा U हो जाता है, एक्सटर्नल का पूछते हैं तो प्लस डेल्टा U। तो ये पूरा एक कैटेगरी समराइज हो गया अपना, ट्राइंगल स्क्वायर वगैरह कुछ भी कर लो। फिर सेकंड कैटेगरी आई कि आपने ए साइड के ट्राइंगल पे या ए साइड के स्क्वायर पे छोड़ दिया पार्टिकल्स को, और फिर वो बड़े ट्राइंगल पे बड़े स्क्वायर पे पहुंचेंगे, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वो सब में प्ले करने को बोल रहा है। तो वी नो दैट अभी उनको हम उनके नेचुरल जहां पे भी जाने की टेंडेंसी थी उस तरफ जाने दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सवाल दे बिलोंग टू
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फाइनल वेलोसिटी निकालने का केस। तो ऐसे केस में आप डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर 0 लगाओ, ठीक है। फिर तीसरा प्रोफाइल अपन ने देखा जहां पे एस्केप वाला मैटर आया। एस्केप वाले मैटर में हमको याद आ गया कि सर जब भी जस्ट एस्केप की बात आएगी तो हम मान लेंगे कि वो एस्केप वाली जगह पे स्पीड 0 है, मतलब काइनेटिक 0 है, और पोटेंशियल तो 0 होता ही है बिकॉज वो इनफाइनाइट दूरी पे। और ये सवाल भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से होते हैं। फिर एक प्रोफाइल हमने देखा कि एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, भाई मैक्स टू मैक्स कितना क्लोज आके लौट जाने वाला है, ये वाला कैटेगरी। अब ये कैटेगरी भी मैनेज किया जाता है विद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ऑल्दो इसमें मोमेंटम वगैरह की बातें अगर पूछी जाएंगी तो लॉजिक अपने पास आ गया था अभी, बट वो भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। बच्चों अगर पार्टिकल इनिशियली बहुत दूर से फेंका गया है तो यू इनिशियल 0, और फाइनली वो कह रहा है कि मैक्स टू मैक्स इतना क्लोज ही आएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 था और काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो गया है। आपने उसको इनिशियली कौन सा एनर्जी देकर भेजा, काइनेटिक देकर भेजा, और फाइनली काइनेटिक तो चला गया, तो सारा काइनेटिक चला गया पोटेंशियल में। तो के इनिशियल को यू फाइनल से इक्वेट कर दो, ऐसे भी कर सकते सीधा कि जितना भी हमने काइनेटिक देकर भेजा था वो सारा का सारा पोटेंशियल को मिल चुका है, ठीक है। तो इन चीज़ों में जितना आप ड्यूरिंग द क्लास इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, आई कैन स्टिल सी 1 or 2 स्टूडेंट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट हाँ जितना आप क्लास में इन्वॉल्व होने की ट्राई करोगे ये चीज़ें क्लास में ही फिनिश हो जाएंगी। आपका घर का एफर्ट थोड़ा कम रहेगा सवालों के साथ, और आप सेक्शन रिव्यूज़ वगैरह में टाइम बेटर दे पाओगे, है ना। तो ये एक सेगमेंट अपना फिनिश हुआ, पोटेंशियल एनर्जी वाला पूरा सेगमेंट अपना फिनिश हुआ। अब जो नेक्स्ट टारगेट अपना आएगा, अब ये आप मान के चलें कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आने वाली कहानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, एक लैंडमार्क कहा जा सकता है। यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। हाँ बेटा, यू इनिशियल 0 नहीं लिया मैंने यू इनिशियल तो गिवन था, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये एक्चुअली बाद में मैंने मेंशन किया था कि अज्यूम कर लो दैट q/3 इज थ्रोन फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो जब क्वेश्चन लार्ज डिस्टेंस कह रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, दैट मींस वी हैव थ्रोन दैट पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट। हाँ मतलब ये एक्चुअली मैंने ही मिस किया था, ये बाद में अपन ने मेंशन किया है। तो अपन लार्ज डिस्टेंस से थ्रो कर रहे हैं, दैट मींस वो इनफाइनाइट दूरी से आ रहा है। ओके राइट, अब ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चों बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक जब भी होगा, इस टॉपिक को फिनिश करते करते हम इस बात को समझने की पोजीशन में आ जाएंगे कि एक सर्किट में जब बैटरी लगाई जाती है, जैसे मान लो तो इस सर्किट में करंट किस फॉर्म में, किस तरह से चलना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या चलेगा, क्लॉकवाइज, है ना। थोड़ा बहुत 10th का अपन रिकॉल कर रहे हैं, तो हाँ सर ऐसे बैटरी लगाते थे तो क्लॉकवाइज करंट चलता था, तो यहां से इस तरह से ये करंट का फ्लो होता था। अच्छा, करंट का फ्लो अगर ए से बी है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बी से ए रहा होगा। वी वर ट्रेन्ड इन दैट वे कि करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है, मैं इस बात को समझाने वाला है कि वो इलेक्ट्रॉन बी से ए क्यों गया, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी से ए क्यों हुआ, करंट का फ्लो ए से बी तो हमारी इंफॉर्मेशन में था ऑलरेडी, बट वो हुआ क्यों, इलेक्ट्रॉन पीछे क्यों आया, करंट आगे की तरफ क्यों गया। तो ये पूरा फ्लो जो है कि करंट किस तरह से सर्किट्स में चलता है, बैटरी क्या रोल प्ले करती है, अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बना रही है, 9 वोल्ट की बैटरी लाए, 10 वोल्ट की बैटरी लाए, राइट। उसी एस्पेक्ट को हमें इंट्रोड्यूस करना है इन दिस स्टोरी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक का एक इनफॉर्मल जुगाड़ वाला एक बेस बताता हूं पूरा, और फिर इसको टेक्निकल भाषा में क्या कैसे समझते हैं वो बताएंगे। तो पहले जो मैं बता रहा हूं वो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना,
है ना, जिस तरह से मैं बता रहा हूं अभी, है ना, वो सिर्फ एक एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं ताकि थोड़ा टॉपिक का फीलिंग बने, और फिर वो टेक्निकल भाषा जो बताऊंगा वो बोर्ड में आएगा तो वही लिखना है बस। तो अभी जो समझाने वाला हूं वो शब्द, वो लाइंस बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन में काम नहीं आती हैं। राइट, सुने ध्यान से। जैसे अपन ने पहले दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ा था, तो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, और फिर आप फील्ड पे आए तो फील्ड आपने पढ़ा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाय Q, है ना। तो ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स था, और आपने बोला कि सर फिर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग पाता है, 1 कूलम पे जो फोर्स लग पाता है उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे उधर यूनिट न्यूटन था और फील्ड में आकर न्यूटन पर कूलम बन गया, सही है। फोर्स में k q1 q2 बाय आर स्क्वायर था, फील्ड में आते ही सेकंड वाला चार्ज 1 कूलम हो गया और फॉर्मूला रह गया k q बाय आर स्क्वायर। फिर फोर्स भी वेक्टर था, फील्ड भी वेक्टर था, है ना। तो इस तरह से कनेक्टेड है ये लोग कि फोर्स दो चार्जेस के बीच होता है, जबकि फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकालना होता है। फिर फोर्स वाले फॉर्मूले में सेकंड चार्ज को 1 कूलम कर देते हैं तो फील्ड बन जाती है। फील्ड को बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज कहा जाता है, या और साधारण भाषा में 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग सके उसको फील्ड कहते हैं। ये सब सेटिंग अपने मन में बैठी हुई है ना। सिमिलर प्रेजेंटेशन है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है k q1 q2 बाय r, दो चार्जेस का आपस का, जैसे फोर्स होता था। और पोटेंशियल में अगेन वही है, इट्स द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का मतलब हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट आपका जूल चल रहा है तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। तो मान लीजिए ये q1 एंड q2 चार्जेस हैं, इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो सर k q1 q2 बाय r। फिर बोला ये एक चार्ज है q, इसका मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है। तो आप कहेंगे सर आप ऐसा करो, आप यहां 1 कूलम ले लो और देखो इस 1 कूलम के साथ जितना ये पोटेंशियल एनर्जी बना पाए उसे इसका पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस के बीच होती है, जबकि पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे कैलकुलेट होता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी चार्ज जब मीडियम में रखते हैं तो वो चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। उसका इफेक्ट कि वो 1 कूलम पे कितना फोर्स लगा सकता है उसको फील्ड बोल रहे थे। कोई भी चार्ज किसी मीडियम में रखते हैं तो वो चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाता है। ये तो अग्री कर रहे हैं ना अपन, वो चारों तरफ अपना एक फील्ड बना रहा है। फील्ड बनाने का मतलब है यूनिट चार्ज पर फोर्स लगाने की उसकी क्षमता। उसी तरह वी कैन से कि कोई भी चार्ज जब रखा जाता है किसी मीडियम में तो वो चारों तरफ अपना एक पोटेंशियल भी बनाता है। 1 कूलम के साथ पोटेंशियल एनर्जी बनाने की क्षमता। It was the force that it may exert on 1 coulomb charge, electric field. The potential energy that it may exhibit with 1 coulomb charge is its potential. ठीक है, ये रखा हुआ चार्ज, मैंने सवाल किया ये रखा हुआ चार्ज यहां कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो आप कहेंगे सर आप ऐसा करो, आप यहां 1 कूलम चार्ज रख दो। इस 1 कूलम के साथ ये जितना पोटेंशियल एनर्जी बना सकता है उसको हम इसका पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल मतलब बेसिकली उसकी कैपेसिटी मेजर हो रही है ना। उसका पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी मेजर हो रही है, कैपेसिटी टू होल्ड सम पोटेंशियल एनर्जी विथ 1 कूलम चार्ज। सो पोटेंशियल at a point can be described as the potential energy per unit charge if placed at that point। और टेक्निकल भाषा की तरफ लाता हूं मैं, देखो the potential at a place created by a charge is defined as the potential energy that a unit let's say that a test charge q naught will exhibit if placed at that point divided by the test charge। सेम भाषा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आई थी, है ना। ऑल्दो अब टेक्निकली अपन को लिखना यही पड़ता है, बट ये हमको बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। दोबारा बोलते हैं, इस चार्ज का यहां पोटेंशियल निकालना है तो पहले क्या करना है, यहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है q नॉट। फिर क्या करना है, फिर इसका और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फिर क्या करना है, फिर उसको q नॉट से डिवाइड कर देना है कि साहब q नॉट के साथ इतनी पोटेंशियल एनर्जी बनाता है तो 1 के साथ कितनी बनाएगा, लो साहब q नॉट से डिवाइड करके निकाल लो।
वही कर रहे हैं अपन। जैसे आपका E इक्वल टू एफ बाई क्यू था, वैसे ही आपका V इक्वल टू U बाय क्यू हो जाएगा। तो और वो दोनों वेक्टर्स थे, ये दोनों स्केलर्स हैं, कनेक्शन वैसे ही चल रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो ये एक तरीका हुआ पोटेंशियल वर्ड का एक इनिशियल फीलिंग बनाने का, कि हाँ एक इनिशियल फीलिंग अपना बन रहा है। और जैसे मैंने बोला, ये पॉइंट इस फॉर्मेट में रिसीव कीजिए। होता क्या है, देखो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पोटेंशियल से जुड़े हुए फॉर्मूलाज तो याद रहेंगे, बट फीलिंग चली जाएगी। वो बहुत लोगों के साथ होता है कि सडनली चैप्टर खत्म होने के बाद, एक और चैप्टर खत्म होने के बाद बच्चे बोलते हैं कि सर पोटेंशियल होता क्या है। फीलिंग नहीं आती ना पोटेंशियल है क्या। फॉर्मूला आता है, सर सवाल भी हो जाते हैं मेरे से, बट ये समझ नहीं आता कि होता क्या है। जैसे फील्ड तो समझ में आ गई कि हाँ सर 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, पोटेंशियल ऐसे फटाफट फील नहीं होता। तो वही चीज मैंने अभी थोड़ा पास ऑन करने की कोशिश की है कि पोटेंशियल मतलब बेसिकली किसी चार्ज का आप कैपेबिलिटी देख रहे हो। किस बात का कैपेबिलिटी? 1 कूलम के साथ सिस्टम बनाने का कैपेबिलिटी, 1 कूलम के साथ पोटेंशियल एनर्जी बनाने का कैपेबिलिटी, इसका पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे हम ये जानते हैं, समझते हैं कि कोई भी चार्ज जब मीडियम में रखा जाता है तो इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग्स, सिमिलरली इट विल ऑलवेज क्रिएट अ पोटेंशियल इन इट्स सराउंडिंग्स। ऐसे समझ के रखो कि वो चार्ज जब फोर्स लगाने की एबिलिटी क्रिएट कर सकता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने की भी एबिलिटी बना सकता है। तो फोर्स लगाने की एबिलिटी को आप फील्ड कह रहे थे और पोटेंशियल एनर्जी बनाने की एबिलिटी को आप पोटेंशियल कह रहे हैं। कुछ समझ पाएंगे? ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे अपन इसको थोड़ा सा और अनफोल्ड करेंगे तो कहानी क्लियर होती जाएगी। तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू था, वैसे V इक्वल्स टू यू बाई क्यू हो गया। वो दोनों वेक्टर्स थे, ये दोनों स्केलर्स हैं। उसमें यूनिट्स चलते थे न्यूटन एंड न्यूटन पर कूलम, और यहाँ चल रहा है जूल एंड जूल पर कूलम। अब इसका जो फॉर्मल स्टोरी है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक इंसाइट, थोड़ा सा एक अपन आगे का कहानी देखते हैं। जैसे V इक्वल्स टू यू बाई क्यू से शुरू हुआ है ना। अब आगे का इसका जर्नी देखना कैसा बनेगा कि अगर मैं इसमें दोनों तरफ डेल्टा लगाता हूं तो मुझे दिख रहा है डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई क्यू, और डेल्टा V बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। यार अब सिंपल सी बात है ना, जैसे यहां चार्ज रखा है तो ये चार्ज R1 डिस्टेंस पर कितनी फील्ड बनाएगा, तो KQ बाय R1 स्क्वायर। R2 पे कितना बनाएगा, तो KQ बाय R2 स्क्वायर। तो इन दोनों जगह पर फील्ड में कुछ डिफरेंस है, उसी प्रकार पोटेंशियल में भी कुछ डिफरेंस आएगा, है ना। इसी तरह से धीरे धीरे उसको बस रिसीव करते जाना है कि हाँ सही बात है यार, ये चार्ज चारों तरफ पोटेंशियल बनाएगा तो पोटेंशियल में अंतर भी तो आएगा। तो दैट इज टर्म्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, और उस डेल्टा V को अपन कहने वाले हैं डेल्टा U बाई क्यू। तो एक एक्सप्रेशन दिखा हमें डेल्टा V इक्वल्स डेल्टा U बाई क्यू। फिर हम डेल्टा U को और क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव, है ना। डेल्टा U को माइनस WC तो लिख सकते हैं, कब? हमेशा, है ना। डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस WC तो हमेशा है। और डेल्टा U को W एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं जब डेल्टा K 0 हो। कनेक्ट हो रहा है ना। तो एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U बाई क्यू,
डेल्टा यू को लिखेंगे माइनस डब्ल्यू सी अपॉन क्यू, और इस डेल्टा यू को एक और लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल, बट वो तभी लिख सकते हैं जब डेल्टा के जीरो था, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क भी जीरो था, तो वो पूरा एक एक्सप्रेशन बनेगा और वहां से फिर आपकी थ्योरी प्रोसीड करेगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप ये समझ पाओगे कि एक पॉजिटिव चार्ज को जब भी आप एक फील्ड में छोड़ते हो तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जाता है, और नेगेटिव चार्ज को छोड़ते हो तो वो लोअर से हायर की तरफ आता है, एंड दैट एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। तो अल्टीमेटली हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, है ना। मतलब बेसिकली आप देखो, अगर नीट का पर्सपेक्टिव तो चलो अलग हुआ कि सर टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज नंबर लाने हैं, वो तो है ही, पर अल्टीमेट अगर हम क्लास 12th लेवल पर फिजिक्स की लर्निंग के हिसाब से सोचें, है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट नीट एंड एवरीथिंग एल्स, बाकी सब हटा दो, मान लो कोई बोर्ड नहीं, कोई नीट नहीं, तो हमारी लर्निंग का मेन टारगेट था सर्किट्स को समझना, अपना रियल लाइफ यूज उसका बहुत ज़्यादा है। तो सर्किट्स को समझने के लिए पहले आपको करंट को समझने की ज़रूरत थी, करंट को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझने की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझने के लिए आपको फोर्स लगाने वाला कौन है उसको समझने की जरूरत थी, है ना। वो हैंडल करने के लिए आपको पोटेंशियल समझने की रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल को समझने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी समझना इंपॉर्टेंट था, पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचने के लिए पहले आपको फील्ड समझना इंपॉर्टेंट था, फील्ड समझने के लिए पहले आपको फोर्स समझना इंपॉर्टेंट था, एंड दैट्स व्हाई आप कूलम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन से शुरुआत किए, राइट। आपने कूलम्स लॉ से शुरुआत किया कि पहले फोर्स, फोर्स के बाद फील्ड, फील्ड के बाद आपके फ्लक्स के कॉन्सेप्ट आ गए, ताकि बाकी पॉइंट चार्ज के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी फील्ड को समझा जा सके, है ना। वहां से फिर आपका गॉस थ्योरम, फील्ड और ये सब रिलेट हुआ। फील्ड लेड यू टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज लीडिंग टुवर्ड्स पोटेंशियल, पोटेंशियल विल लीड यू टुवर्ड्स करंट, और करंट से फिर आप पूरे सर्किट्स का एनालिसिस, बीट रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, सारे सर्किट्स का एनालिसिस शुरू यहीं से होता है। एंड दैट्स व्हाई ये पूरा बुक 1 इट्स रिलेटेड, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो आपका पूरा है, इसमें पहले 3 चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रिसिटी और ये सब के आ जाते हैं, और लास्ट के चैप्टर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक के बाद एक कनेक्टेड है। आप मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक, मतलब एंड होते होते सब कुछ कनेक्टेड फील करोगे। ऑल्दो फॉर्चुनेटली जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूव करेंगे तो हमें कुछ ही चीजें इस चैप्टर की यूज करनी होंगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह समझ के, मतलब एक फाइट बैक की तरह यूज कर सकते हैं कि हाँ सर हमने 2 चैप्टर्स में लापरवाही कर दी थी, बट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रीजॉइन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, उसमें भी मान लो थोड़े बहुत पाप किए हमने, तो आप मैग्नेटिक फील्ड में रीजॉइन कर पाओगे, बिकॉज अगेन वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बस यूज करता है, बाकी पूरा इंडिपेंडेंट सा चलता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाद फिर आपको फॉर्चुनेटली मौका मिलता है ईएमआई और एसी को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने का। वहां तक भी अगर आपका कबाड़ा जारी है तो बुक 2 इज टोटली इंडिपेंडेंट। बुक 2 आपका कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, उसमें सर्किट्स क्या करेंगे, तो वो एक अलग कहानी आ जाती। बोला सर वो भी नहीं पढ़ा, तो मॉडर्न फिजिक्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, उसका कोई वास्ता नहीं इससे, और सेमीकंडक्टर्स जो है उनका इन सब से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे पूरा 12th जो है 11th जैसा गड़बड़ नहीं है। 11th में काइनेमैटिक्स से लेकर रोटेशन तक आपका बस एक के बाद एक कड़ी जुड़ता चला गया था कि सर लॉज ऑफ मोशन में एक गलती मैंने की थी, बस मेरे को टेंशन और नॉर्मल समझ में नहीं आया था, उस एक गलती को मैं लास्ट तक भुगतता रहा कि मुझे एसएचएम भी समझ में नहीं आया, समथिंग लाइक दैट। ये 12th में नहीं होता, इसलिए अपन इन सारे इंडिपेंडेंट पॉकेट्स को ऐसे संभाल सकते हैं। लाइक ऐसा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चल रहा होगा तो कैन वर्क ऑन इलेक्ट्रोस्टैट्स आल्सो, पैरेलल में आप उस पर काम कर सकते हो। तो अभी अगर आपका डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, कोई भी सेगमेंट थोड़ा वीक चल रहा है, न्यूक्लियर तो खैर अभी चालू हुआ है, पर हाँ एटम्स और डुअल नेचर जो अपन पढ़ चुके हैं उनमें से कोई सेगमेंट अगर वीक चल रहा है तो आप इंडिपेंडेंटली उस पर काम कर सकते हो। अभी उससे ना कोई आपका टॉपिक अफेक्ट हो रहा है, ना कोई और टॉपिक उसमें काम आ रहा है, तो इंडिपेंडेंटली थोड़ा थोड़ा उसमें वर्क करके करो रैप अप, अगले 1-2 महीने का टारगेट लो, क्या दिक्कत है। सेम काम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल हो जाएगा, ऐसे 2 चैप्टर। तो जब हम सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो पैरेलल में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पे धीरे धीरे काम कर सकते हो कि यार ये किसी कारण से कमजोर रह गया था, आप समेट लेते हैं इसको,
तो वो मौका अपने को मिलता रहेगा, बस वो ग्रैब करने वाली बात है। ठीक है, तो आप लोग पोटेंशियल चैप्टर का जो अपना फर्स्ट सेक्शन रिव्यू है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड है पूरा, तो वो ओपन कर सकते हैं। हाँ बेटा, इसमें हाँ वो टेस्ट चार्ज जो है वो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही डिफाइंड है आपका। ठीक है, बट इसका थियरी खैर अपन नेक्स्ट टाइम पूरा सेटअप करेंगे। हाँ जी।